मैं समझता हूं कि इस पे पूर्व से ही प्रक्रिया हो रही है और काम चल रहा है, कानून अपना काम कर रही है। और ये मामला चूंकि थाने से संबंधित है तो जरूर वहां से काम होगा भी। और किसी भी मामले में अगर मामला आगे तक जाता है तो कोर्ट तक भी जाएगा, और दूसरा राज्य कार्य निष्पक्षता कार्यालय से भी इसका निष्पादन हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पे कार्रवाई आगे बढ़ ही चुकी है, इस पे कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है सीतामढ़ी जिले में मनीष व्रत जी का। मैं आपको यही कहूँगा, अपने जिले में जाकर जो आपके सहायक निदेशक हैं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग सीतामढ़ी, उनसे जाके संपर्क करें, अपना आवेदन दें, आपको हेडफोन ज़रूर मिलेगा। और जो भी उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो आप साथ में ज़रूर दें। अक्सर यही देखा जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं पूरे नहीं होते हैं, इस कारण से उस पर प्रक्रिया नहीं की जाती है, इस कारण से छूट जाता है। तो आप कार्यालय में जाकर एक बार संपर्क करें, या अगर जिला दूर है तो आप अपने नज़दीक के प्रखंड में, आपका जो भी प्रखंड है संबंधित, वहां जाके बीडीओ साहब को भी आप आवेदन दे सकते हैं, उस पर भी कार्रवाई होगी और निष्पादन होगा। एक क्वेश्चन है संजय जी का, किनके लिए है ये योजना। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय समाज कल्याण विभाग, तो दिव्यांगजनों के हित से लेकर जितनी भी समस्याएं हैं उन्हीं से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि डिसेबिलिटी से रिलेटेड कुछ भी, किसी तरह का कोई योजना, कोई विकास का कार्य इससे संबंधित है ये। जस्ट ए मोमेंट। एक क्वेश्चन दिख रहा है ऋतु रंजन जी का, अगर कोई दिव्यांग का जमीन गलत ढंग से अपने जमाबंदी पर चढ़ा लिया है। देखिए, दिव्यांगता तो टॉपिक है, पर जमाबंदी और ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं रेवेन्यू से रिलेटेड हैं। इस मामले में जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, आप उनसे मदद ले सकते हैं, बेहतर होगा, क्योंकि इसके सारे नियम कानून वही बता पाएंगे। तो इसमें दिव्यांगता वाली बात नहीं है। पर दिव्यांगता को लेके अगर आपके साथ किसी तरह का अगर कोई भेदभाव होता है, तब दिव्यांगता के लिए गठित राज्य एक निष्पक्षता का कार्यालय या दिव्यांगता निदेशालय आपके लिए तत्पर है, उसमें मदद करेगी। बट इन प्रश्नों से पहले मैं चाहूंगा कि अपने दर्शकों को एक बार हमारे यहाँ से जो कार्य किए जा रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में मैं आपको संक्षेप में परिचय दे दूं। दोस्तों, राज्य सरकार की जो मुख्य योजना है, जिसको हम मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के नाम से जानते हैं, जिसको हम शॉर्ट में संबल भी बोलते हैं। संबल योजना पूरी तरीके से राज्य की योजना है, राज्य सरकार द्वारा संचालित है और राज्य सरकार इसको तत्परता से कर भी रही है। इनफैक्ट 2 अप्रैल 2018 को इसके लिए एक अलग से निदेशालय का गठन कर दिया गया है। वही निदेशालय आज के डेट में दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के नाम से जाना जाता है, जो पूर्णतः दिव्यांगजनों के विकास के लिए डेडिकेटेड है। योजना वहीं से लागू की जा रही है। पूर्व में संबल योजना के तहत हम लोग कृत्रिम अंग एवं उपकरण दे रहे थे, पर वो सामान्य था। आज की डेट में विभाग की तरफ से एक विशेष योजना दिव्यांगजनों के लिए लागू की गई, जो चलंत दिव्यांगजनों से संबंधित है। बहुत सारे इस तरह के आवेदन आ रहे थे, शिकायत आ रहे थे, और समय भी हो चला था कि बहुत लोगों का काम तिपहिया से नहीं हो पा रहा था। तो जो एक विशेष श्रेणी है चलंत दिव्यांगजनों की, उसको सपोर्ट करने के लिए, उनकी सुगम्यता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की। विभाग जब कैबिनेट गई और अधिसूचना जारी हुई, और उसके माध्यम से विभाग ने लगभग इनफैक्ट 10,000 लोगों को बैटरी चालित मोटर ट्राईसाइकिल देने का निर्णय लिया। और ये वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए था। विभाग फिर से तत्पर होकर पहल करते हुए इस बार फिर से कैबिनेट गई, और राज्य सरकार के निर्णय के उपरांत हम लोगों ने विभाग की तरफ से उस अधिसीमा को भी समाप्त कर दिया गया, और ये योजना सदा के लिए आगे के लिए लागू कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी ऐसा चलंत दिव्यांगजन जिसको इसकी आवश्यकता होगी, वो आवेदन कर सकता है। जो सुयोग्य पात्र होंगे इसका लाभ ले सकते हैं। उसमें अब कहीं किसी तरह की अधिसीमा नहीं रह गई है। पुराने वित्तीय वर्ष तक की अधिसीमा थी कि 10,000 तक के ही लोगों को ये राज्य सरकार दे पाएगी, लेकिन अब कोई अधिसीमा वाली बात नहीं है। और खासकर राज्य सरकार ने ये जब निर्णय लिया था पिछले वित्तीय वर्ष में 2022-23 में, तो इसका हम लोगों ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री का जो यात्रा था अभी हाल में,
उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसका उत्साहवर्धन किया, अपना फीडबैक दिया और बहुत उत्साहजनक इसके परिणाम आए। उसी के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री का भी इस तरह का आदेश हुआ कि इसको आगे भी बढ़ाया जाए। तब राज्य सरकार ने निर्णय लेके कैबिनेट से इसको पारित किया गया और अधिसूचना निर्गत की गई। अब 10,000 की अधिसीमा पूर्णतः समाप्त है। तो ये सतत प्रक्रिया के तहत योजना लागू है। कोई भी आवेदक जो चलंत हैं, अगर सुयोग्य हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। इसका लिंक समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पे उपलब्ध है। लिंक पे जाके आप अपना ऑनलाइन आवेदन करें। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, आवश्यक कागजात हैं, उसमें आप अपलोड करें। उसके बाद इसको जिले के स्तर पे एक समिति गठित है, स्क्रीनिंग कमेटी, जो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित है और ये पीरियडिकली होता रहता है। और इसके माध्यम से हम लोगों का ये प्रयास होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवेदनों का निपटारा करें। हम उनका आवेदन को चयन करके और जल्दी से जल्दी हम उसको ऑर्डर करें। और ये वर्तमान में अलिम्को के माध्यम से क्रय किया जा रहा है। तो अलिम्को से जैसे ही हमें प्राप्त होता है मोटराइज, तो आवेदक को सूचना के माध्यम से हम लोग सूचित करते हैं, इनफैक्ट मोबाइल से, ईमेल से, इस तरीके से। उसके बाद हम लोग उनको या तो कम संख्या में होते हैं तो 1 to 1 या फिर कैंप लगा के भी हम लोग इसका वितरण करने का कार्य कर रहे हैं। और ये पूरे बिहार में लागू है, सभी जिलों में लागू है। और राज्य सरकार ने खास सुविधा के तहत इसको जिलों के स्तर पर निष्पादन करने का निर्णय लिया। चूंकि दिव्यांगजनों को आवागमन की असुविधा है, तो अररिया से लोगों को पटना ना आना पड़े, बांका से लोगों को पटना ना आना पड़े, इसलिए राज्य सरकार ने खास ख्याल रखते हुए सभी जिलों के माध्यम से इसका निष्पादन करने का निर्णय लिया। और इसीलिए ये हर जिले में दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के माध्यम से संचालित है। और ये एक तरीके से समाज कल्याण विभाग का आज के समय में फ्लैगशिप प्रोग्राम हो गया, फ्लैगशिप स्कीम है। और मैं कहूँगा कि जितने चलंत दिव्यांगजन हैं इसका लाभ उठाएं और किसी भी तरह के कंफ्यूजन या जानकारी के अभाव के स्थिति में दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग जो संबंधित जिले में वहां संपर्क करें। अपने प्रखंड में संपर्क कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे आप मुख्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं, जो पटना में अवस्थित है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय पुनाईचक में है। आइए अब देखते हैं अगला कोई क्वेश्चन अगर किन्हीं का है तो। एक क्वेश्चन सामने से दिख रहा है, सिप्डा योजना का लाभ लेने के लिए बिहार का होना जरूरी है। देखिए, सिप्डा योजना केंद्र की योजना है, तो इसका अगर लाभ लेंगे तो आप जिस राज्य के हैं वहीं से उसका लाभ ले सकते हैं। तो बिहार का होना जरूरी नहीं है, पर जिस राज्य के हैं आप वहीं से आवेदन कर सकते हैं। एक प्रश्न आया है गुलटू सिंह राजेश जी का, भाई का ट्राईसाइकिल चाहिए, कैसे मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये कि आप किस जिले के हैं। आप जहां भी जिस जिले के हैं तो संबंधित जिले के दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग में जाएं, अपना आवेदन दें और उसके साथ आवश्यक कागजात को संलग्न करें, आपको जरूर मिलेगा। इसके लिए भी समिति गठित है जिले में, पीरियडिकली इसका मूल्यांकन होता है और उसके बाद दिया जाता है। और अगर जिला दूर है तो आप अपने संबंधित प्रखंड में भी जाके इसका आवेदन दे सकते हैं, वहां से आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है मनीष व्रज का, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का जवाब मैंने पहले, पर जरूरी यह है कि सबसे पहले आप लाभ के लिए प्रयास करें अपने संबंधित प्रखंड में जाके या संबंधित जिले में जाकर। एक प्रश्न है इंजीनियर साहब का, बिहार के दिव्यांग छात्रों का आरक्षण बचाने की पहल करें, आरक्षण का लाभ दूसरे राज्य वालों को मिल रहा है। दोस्तों, मैं समझता हूं कि इसमें कहीं से हम लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि राज्य सरकार ने, सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना निर्गत कर रखा है कि दिव्यांगजनों को 4% और 5% क्रमशः नौकरियों में और शिक्षा में उनको लाभ दिया जा रहा है। ये कहीं भी किसी तरीके से इंक्रोच नहीं किया जा रहा है, ना ही हो सकता है। ये RPWD एक्ट के तहत किया गया है, राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर रखी है। तो आप जब भी आप शिक्षा लेंगे या सेवा के लिए आप आवेदन करेंगे तभी ये लाभ आपको मिलेगा। इसमें कहीं किसी तरीके से गड़बड़ी की संभावना नहीं है। एक प्रश्न है दीपलाल बिहारी जी का, बिजली के संपर्क में आने से भाई का हाथ नहीं रहा, कैसे मदद मिलेगी।
दोस्तों कैसे भी कुछ भी हुआ हो, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर आप दिव्यांग हैं तो आपके पास अगर दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो राज्य सरकार की कोई भी योजना जो दिव्यांगता से संबंधित उसका लाभ ले सकते हैं। और अगर आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं है तो सबसे पहले आप आवेदन करें ऑनलाइन, यूडीआईडी के पोर्टल पे जाके ऑनलाइन आवेदन करें, अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाएं। अगर आपको उसमें असुविधा है तो प्रखंड में या जिले में जाके संपर्क कर सकते हैं और उसके बाद बनवाने के बाद सारी योजनाओं का लाभ आपको जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है रामकृष्ण जी का, दिव्यांगों को हाल में कितना पेंशन राशि लागू की गई है? दोस्तों राज्य सरकार में 3 लोगों को पेंशन दिया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से, वृद्ध, विकलांग, विधवा, पर इन तीनों को समान रूप से 400 रुपए का लाभ दिया जा रहा है। वर्तमान प्रावधान के तहत सभी को 400 रुपए ही देय है। अगर वो 80 वर्ष की उम्र जब टच करते हैं तब ये राशि बदल के 500 हो जाती है, लेकिन तब वो दिव्यांगता के क्षेत्र में पेंशन नहीं मिलता है, उनकी वृद्ध होने के कारण मिलता है। तो दिव्यांगता के लिए आज के समय में 400 रुपए की राशि दी जाती है। है उनकी वृद्ध होने के कारण मिलता है। तो दिव्यांगता के लिए आज के समय में 400 रुपए की राशि दी जाती है। एक प्रश्न है धर्मेंद्र जी का, यूडीआईडी कार्ड कैसे बनेगा? दोस्तों बहुत सिंपल है, यूडीआईडी के पोर्टल पे जाना है, भारत सरकार का पोर्टल है, और जो भी रिक्वायर्ड उसमें कॉलम्स है आपको भरना है, वही प्रक्रिया है। इसके अलावा और कोई प्रक्रिया नहीं है। ये चीजें आज के डेट में ऑफलाइन नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होता है। तो आप पोर्टल पे जाएं, अपना आवेदन करें, ऑटोमेटिकली वो आपको रिफर करेगा जो आपका नियरेस्ट पीएससी है, वहां पे आपका प्रमाण पत्र बन जाएगा और वो अपलोड होकर उसमें आ जाएगा, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगला सवाल है सूर्यांश सिंह जी का, यदि दुर्घटना में हाथ कट गया है तो कृत्रिम अंग कैसे मिलेगा? दोस्तों मैंने पूर्व में भी जैसा कहा, किसी भी तरीके से कुछ भी हो, दिव्यांगता का मतलब है कि जो परमानेंट प्रकृति का हो। तो अगर आपकी जो समस्या है वो परमानेंट है, मीन्स की दिव्यांगता के तहत है, यदि आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है जो कम से कम 40% जरूर हो, तो आप जो भी दावा कर रहे हैं कृत्रिम अंग का वो मिलेगा। सबसे पहले अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाएं, और यदि बना हुआ है तो अपने संबंधित जिले में आवेदन करें। सादे कागज पे भी आप आवेदन कर सकते हैं, फोटो लगा के, और अपनी जो समस्या है और साथ में जो आवश्यक कागजात है उसको लगाएं, तो आपको कृत्रिम अंग हेतु आगे की प्रक्रिया की जाएगी और आपको इसका लाभ दिया जाएगा। रोहित सिंह जी का सवाल है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र का लिंक कैसे मिलेगा? मैं पटना में नहीं रहता। दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा, इस काम के लिए अब फिजिकल होने की आवश्यकता ही नहीं है। आप कहीं हो, बिहार के किसी भी कोने में हो, आप सिर्फ यूडीआईडी के पोर्टल पे जाएं, वहां दोनों ऑप्शन है। सबसे पहला तो आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनेगा, और उसी सर्टिफिकेट से दूसरा चीज लिंक्ड है, वो है यूडीआईडी कार्ड। दोस्तों यूडीआईडी कार्ड एक यूनिवर्सल कवरेज के लिए बनाया गया है। जैसे आम आदमी के लिए आधार कार्ड होता है, तो जो दिव्यांग हैं, बिहार के दिव्यांगजन हैं, उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए यूडीआईडी कार्ड मान्य है, ताकि बिहार का कोई भी आवेदक अगर बाहर जाता है, रहता है, तो वहां भी वो दिव्यांगता के आधार पर जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ ले सकता है। तो इसके लिए ही यूडीआईडी कार्ड है, और कहीं से आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। अगला सवाल है रामकृष्ण साहू जी का, मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड में सिर्फ लूट हो रहा है, दिव्यांगों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। रामकृष्ण जी देखिए, आपका सवाल बहुत सब्जेक्टिव है। इस तरह की बात अगर है तो आपको लिखित में ये आवेदन देना चाहिए और संबंधित मंच पे, पोर्टल पे या कार्यालय में दे सकते हैं। इस तरह की बात अगर आप सिर्फ बिना किसी प्रमाण के कहेंगे तो उस पर किसी तरह का एक्शन लेना उचित नहीं हो पाएगा, कानूनी नहीं हो पाएगा। अगर आपके साथ अभद्रता का व्यवहार हुआ है तो कागज पे लिखित रूप में आप संबंधित कार्यालय में इसकी शिकायत करें। रूपाली जी का सवाल है, इस योजना का लाभ क्या सिर्फ एक बार ही मिलता है? मैं तो रूपाली जी से इनफैक्ट ये जानना चाहूंगा कि किस योजना का लाभ, क्योंकि संबल योजना के तहत बहुत सारे हैं, कृत्रिम अंग है, उपकरण है, जैसे मोटराइज ट्राईसाइकिल है। तो अगर आपको एक बार दिया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन जो अलिम्को इसको बनाती है वो मान के चलती है कि 10 वर्ष तक ठीक ठाक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए राज्य सरकार ने भी ये व्यवस्था की है कि अगर किसी को ये दिया जाता है तो अगले 10 वर्षों बाद ही इसको दोबारा दिया जा सकता है।
अगर आप किसी और चीज की बात कर रही हैं, ट्राईसाइकिल वगैरह की, तो सब में इसी तरीके से अवधि निर्धारित है, उस अवधि तक वो मान्य होगा, उसके बाद ही वो योजना का लाभ दोबारा मिलेगा। रामकृष्ण साहू जी का सवाल है दृष्टिहीन छात्रों को, पर ये सवाल पूरा है नहीं, ये अधूरा है, मैं उनसे कहूंगा दोबारा वो करें। राहुल कुमार का सवाल है नवादा डिस्ट्रिक्ट में कहां पर ऑफिस है? दोस्तों, जहां पे आपके जिलाधिकारी महोदय बैठते हैं उसको समाहरणालय के नाम से जानते हैं, तो उस कलेक्ट्रेट ऑफिस में ही अगर आप पता करेंगे दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग कहाँ है, तो आपको जरूर जानकारी मिल जाएगी, उस कार्यालय में जाके संपर्क करें। एक सवाल है धर्मेंद्र कुमार जी का कि लोकोमोटर साइकिल का लाभ किनको मिलता है? दोस्तों, जैसा मैंने अभी कहा कि ये कार्यक्रम तो हम लोगों ने लागू किया दिव्यांगजनों के सुगमता को बढ़ाने के लिए, और जो समाधान यात्रा थी उसमें देखने को मिला कि लोगों को बहुत ही लाभ मिला है। लोग इसके लिए बहुत ऋणी भी हैं बिहार सरकार के और विभाग के। तो इसका लाभ वैसे लोगों को मिलता है जिनकी दिव्यांगता 60% है और वो या तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या अपना रोजगार कर रहे हैं और उनका घर अपने कार्यस्थल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। शिल्पी शैल मिश्रा जी का सवाल है यदि जन्म से दिव्यांग नहीं है तो क्या इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है? दोस्तों, ऐसा नहीं है। दिव्यांगता का मतलब कि हो जाने के बाद वो परमानेंट हो गया हो, तो जरूरी नहीं है कि कोई जन्म से ही हो, जन्म से भी संभव है। परंतु मान लीजिए कि किसी का पैर ट्रेन से कट गया तो वो भी तो बाद में अगर आप दिखवाते हैं डॉक्टर को तो उस पैर को आर्टिफिशियली ही करेक्ट किया जा सकता है, नेचुरली नहीं। इस स्थिति में दिव्यांगता रहेगी, आजीवन रहेगा, उनको भी ऐसा लाभ मिलेगा। शिल्पी शैल जी का एक और सवाल है, सर अगर एक्सीडेंट में अचानक कोई रोशनी चली जाए तो क्या इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है? देखिए, रोशनी जाना थोड़े दिनों के लिए भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। अगर थोड़े दिनों के लिए हुआ है तो ईश्वर करे कि आप फिर से ठीक हो जाए डॉक्टर को दिखा के, पर अगर ऐसा अगर संभव नहीं है तो फिर आप अपना जांच करवा के और दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। उसके बाद इस योजना का जो भी लाभ आपको चाहिए वो जरूर मिलेगा। डीके चौधरी जी का प्रश्न है कि बैटरी वाला साइकिल कैसे मिलेगा? जैसा मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले भी इसका जवाब दिया था, आप जिस भी जिले के हों आप ऑनलाइन आवेदन करें। समाज कल्याण विभाग के साइट पे, वेबसाइट पे इसका लिंक उपलब्ध है, वहां आवेदन करें। उसी जिले से, उसी संबंधित जिले से ही सारी प्रक्रिया होगी। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी जिले में और इसका निर्णय होगा। प्रखंड के स्तर पर इसका जांच होगा और अगर आप योग्य पाए गए तो आपको सूचना दी जाएगी मोबाइल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, और आपको इसका लाभ दिया जाएगा। जैसा मैं देख पा रहा हूँ एक सवाल है सारा खान जी का, सभी जाति को मिलता है योजना का लाभ या विशेष जाति को? दोस्तों, दिव्यांगता एक यूनिवर्सल समस्या है, तो इसमें जाति विशेष की बात नहीं है। कोई भी जो दिव्यांग है उसको इसका लाभ मिलेगा। एक सवाल दिख रहा है 4 मंथ हो गया, फूलचंद जी का, सर मेरा पहले से दिव्यांग प्रमाण पत्र में 60% था लेकिन अभी मेरा 40% कर दिया गया है, इससे कैसे? फूलचंद जी, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपकी दिव्यांगता किस प्रकार की है, लोकोमोटर है या किस चीज की है, क्योंकि बहुत कम ऐसी दिव्यांगता है जिसमें परसेंटेज चेंज होता है समय के साथ। अन्यथा सामान्यतः ऐसा होता है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनता है तो वो आजीवन काम रहता है। तो आप ये देख लें कि किस तरह का है, शायद ऐसा कोई कैटेगरी में हो जिसमें आपकी दिव्यांगता घटी होती है और अच्छी बात है। और सरकार की जितनी योजनाएं हैं अधिकतर का लाभ तो 40% के बाद ही मिलता है, उसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अगर सिर्फ मोटराइज को छोड़ दें तो बाकी सारे लाभ आपको 40% में मिलते हैं। मनीष ब्रज जी का सवाल दिख रहा है, कृत्रिम अंग कैसे मिलेगा कान के लिए?
जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि अपने संबंधित जिले में या प्रखंड में जाकर आप आवेदन दे सकते हैं और उसके साथ आवश्यक कागजात अगर आप संलग्न कर देंगे तो वहां से आपको इसका लाभ मिल सकता है। रविशंकर जी का सवाल दिख रहा है कि श्रवण विकलांग छात्र को मशीन कैसे उपलब्ध हो। मैं समझता हूँ ये दोनों प्रश्न एक ही जैसे हैं, जैसा मैंने अभी तुरंत मनीष ब्रत जी के लिए बताया। श्रवण यंत्र मतलब हियरिंग एड, सेम चीज़ है। या तो आप ब्लॉक में जाके या जिले में जाके आवेदन करें, आवेदन के साथ अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाएं, संबंधित आवास प्रमाण पत्र, आपको वहाँ से इसका लाभ मिलेगा। नीचे DK चौधरी जी का सवाल है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करिए सर। दोस्तों मेरा नंबर मैं समझता हूँ संबंधित किसी भी वेबसाइट और अन्य जगहों पे उपलब्ध है, परंतु सिर्फ एक व्यक्ति से बात करके सारी समस्या सॉल्व नहीं होगी। जैसा मैंने कहा, आप प्रखंड में जा सकते हैं, जिले में जा सकते हैं, और मुख्यालय के जो भी संबंधित कर्मी या पदाधिकारी हैं उनका नाम भी पोर्टल पे है, तो आप वहां से सबका नंबर ले सकते हैं। फूलचंद जी का सवाल है कि सर मैं पैर से विकलांग हूँ, पर मैं समझता हूँ कि ये सवाल अधूरा है, ये तो समस्या है, आप चाहते क्या हैं इसको भी आप साथ में लिखें। नीचे रविशंकर जी का है कि ICDS समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड सहायक का चयन किया गया था, लेकिन बिना किसी दोस्तों ये जो भी सवाल है दिव्यांगता से संबंधित नहीं है, एक अलग प्रश्न है और अलग संस्थान से है, तो इसको उचित पोर्टल पे आप रखें तो वहां से आपको इसका जवाब मिल सकता है। अमित कुमार पांडे जी का सवाल है, क्या इसमें भी आरक्षण का प्रावधान होता है। दोस्तों मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस में आप पूछ रहे हैं आरक्षण का प्रावधान। मैं जो समझ रहा हूँ दिव्यांगता में आरक्षण दिया हुआ है, पूर्व से अधिसूचना जारी है, राज्य सरकार की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना निर्गत की है, जिसमें नौकरियों में और शिक्षा में आरक्षण मिलता है। इसके अलावे अगर आरक्षण को लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं तो यहाँ से शायद वो संबंधित नहीं है। एक सवाल आया है सुजीत कुमार का, 4 मंथ हो गया है फॉर्म डाले हुए, अभी तक कोई मैसेज नहीं मिला है बैटरी मोटरसाइकिल का। सुजीत जी, एक तो आप अगर जिला मेंशन करते तो बेहतर होता, पर कोई बात नहीं, आप संबंधित जिले में एक बार जो आपके सहायक निदेशक हैं उनसे आप फोन से बात कर सकते हैं, दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के सहायक निदेशक से, या अपने BDO साहब से भी फोन पे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपने कोई उचित दस्तावेज जो जरूरी है आपने नहीं दिया है, उसके लिए आपको रिमाइंड किया गया हो, आप तक बात नहीं पहुंच पाई हो, आपको पत्र गया हो या मेल गया हो, ऐसा संभव है। या फिर और कोई बात होगी तो एक बार संपर्क कर लें, आपको इसकी जानकारी जरूर मिल जाएगी। रविशंकर कुमार जी का सवाल है, श्रवण विकलांग छात्र को मशीन कैसे उपलब्ध किया जाएगा। दोस्तों मैंने इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले भी जानकारी दी। हियरिंग एड जिले से मिलेगा, ब्लॉक से मिलेगा, कहीं भी इन दोनों जगहों पे आप आवेदन कर सकते हैं। आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र होगा 40% का, आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे एक सवाल दिख रहा है सुजीत कुमार जी का, पेंशन बढ़ाने का कोई मैसेज है आपके पास। दोस्तों ये एक नीतिगत मामला है, ये राज्य सरकार ही निर्णय ले सकती है और वर्तमान में इसके लिए 400 रुपये निर्धारित है, इसके आगे कुछ कहना उचित नहीं होगा। संजीत कुमार सिंह जी का सवाल है कि 45% वाले को साइकिल मिलेगा। अगर आप मोटराइज की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 60% का है, लेकिन आप 45% में अगर आप लोकोमोटर डिसेबल हैं तो आपको तिपहिया ले सकते हैं। संजीत कुमार जी का सवाल अगेन आया है, 45% वाले को साइकिल मिलेगा या नहीं। दोस्तों देखिए, मोटराइज ट्राईसाइकिल देने की प्रक्रिया एक विशेष उद्देश्य के साथ रखी गई है कि ऐसे लोग जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जो छात्र छात्राएं हैं, स्टूडेंट हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और ऐसे लोग जो रोजगार कर रहे हैं, अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको अपने इच्छित काम में बाधा न पहुंचे, इस कारण से उनको सुगम्यता देने के लिए मोटराइज ट्राईसाइकिल देने का प्रावधान किया गया है। तो ये पूरी तरीके से राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दिया जाता है, इस कारण से इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मिनिमम 60% है। इससे नीचे वाले लोग इसके लिए योग्य नहीं है, वो तिपहिया ले सकते हैं। सवाल है रमेश कुमार जी का, दिव्यांगता के लिए कितना प्रतिशत के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। राज्य सरकार की किसी भी तरह की योजना से लाभान्वित होने के लिए कम से कम 40% होना जरूरी है, और उसको RPWD एक्ट जो अधिनियम है उसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है।
जो भी जिनके पास भी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है, इसका मतलब 40% है, तो राज्य सरकार की अधिकतर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। काजल सिंह जी का सवाल है, सर कोई टोल फ्री नंबर नहीं है? जैसा मैंने बताया कि 2 अप्रैल 2018 को इस निदेशालय का गठन हुआ है। पूर्व में यह सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के साथ कार्यरत था। जो यूएन कन्वेंशन हुआ, भारत सरकार ने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को लागू किया पार्लियामेंट में, इसी के आलोक में फिर निदेशालय का गठन हुआ और फिर स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी का ऑफिस का भी गठन हुआ। तो दोस्तों, स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी के यहाँ भी टोल फ्री नंबर है और इस निदेशालय में भी एक नंबर है, तो उसका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल दिख रहा है मनीष व्रत जी का, वो आगे चला गया। रोहित राजपूत जी का है, क्या बिहार सरकार के अंदर कोई सरकार में छूट मिलती है? दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि अगर आप दिव्यांग हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या शिक्षा ले रहे हैं या नौकरियों में के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके लिए आरक्षण का प्रावधान ऑलरेडी किया गया है राज्य सरकार की ओर से। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना निर्गत है। इसमें क्रमशः 4% और 5% का आरक्षण दिया जाता है। तो आपके सशक्त होने में मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटरी स्कीम है राज्य सरकार की ओर से, तो इसका लाभ जरूर उठाएं। जो अंग उपकरण है वो तो मिलेंगे और वो टेम्पोररी होंगे, पर आप वास्तविक रूप से सशक्त होंगे जब आर्थिक रूप से भी होंगे, और राज्य सरकार का उद्देश्य भी यही है। तो ये तो सबके लिए है, खुला आमंत्रण है, कोई भी इसके लिए इसका लाभ ले सकता है। मोहम्मद अब्दुल्ला जी का सवाल दिख रहा है, विकलांग को हाई स्कूल में एडमिशन में छूट मिलती है? देखिए, जितनी भी राज्य सरकार के विद्यालय हैं उसमें तो कोई भी नामांकन करा सकता है, उसके लिए दिव्यांग होने की आवश्यकता भी नहीं है। परंतु अगर आप दिव्यांग हैं तो भी आपका नामांकन होगा, उसमें किसी तरह के छूट की आवश्यकता भी नहीं है। परंतु अगर आप दिव्यांग हैं तो राज्य सरकार में अधिकतर सरकारी विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की भी भर्ती की गई है, और भी अभी हाल में भी राज्य सरकार इसके लिए अधिसूचना निकाल रही है और भर्ती कर रही है। बड़े लार्ज स्केल पे विशेष शिक्षकों की भर्ती कर रही है, तो उस माध्यम से भी आपको वहां लाभ मिलेगा। रविशंकर कुमार जी का सवाल है, नौकरी कर रहे विकलांग पेंशन का लाभ ले सकते हैं या नहीं? दोस्तों, विकलांग पेंशन, जो भी पेंशन है वो आपके सर्वाइवल के लिए है। अगर आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं और आप अपनी जीविका चला रहे हैं अन्य माध्यम से, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि उसका लाभ आपके लिए जरूरी है या नहीं। वैसे राज्य सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं रखा है, ये एपीएल बीपीएल की जो बाध्यता है वो आज की डेट में नहीं है, आगे आपके विवेक पर निर्भर करता है। राजीव राज जी का सवाल है, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उसके लिए उपकरण के लिए मिलेगा? दोस्तों, अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, इसका मतलब है कि आपको विशेष उपकरण चाहिए। पूर्व में राज्य सरकार ये काम कर रही थी, परंतु अब हम लोग विभाग की तरफ से ये निर्णय हुआ है कि इसके लिए हम लोग विशेष नियमावली बनाएंगे, ताकि जो भी हमारे लाभुक हैं, जो एलिजिबल हैं स्पोर्ट्समैन, उनको हम विशेष मदद कर सके। तो नियमावली का निर्माण अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही आपको इसका लाभ मिलेगा। सवाल दिख रहा है नहीं चल सकता हूँ, अच्छी चलता हूँ, मेरा परसेंटेज कैसे बढ़ेगा? मुझे बहुत दोस्तों, देखिए, दिव्यांगता को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, या मैं समझता हूँ कि आपकी दिव्यांगता कम है तो ये अच्छी बात है, क्यों चाहते हैं कि ज्यादा हो। परंतु सबसे पहले तो आप दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाएं, और जो संबंधित चिकित्सक है वही इसका निर्णय ले सकते हैं। कोई आम आदमी इसको डिसाइड नहीं कर सकता है कि आपकी दिव्यांगता कितनी प्रतिशत है। तो जो इसके एक्सपर्ट है, लेट देम डू देयर वर्क। मनीष ब्रज जी का सवाल है, कान में मशीन इम्प्लांट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? राज्य सरकार जो भी संबल योजना के तहत जो लाभ दे रही है, वो हियरिंग एड मिलेगा, नॉर्मल हियरिंग एड मिलता है, उसके तहत आप लाभ ले सकते हैं। और अगर आप कोई और बात कर रहे हैं तो एक हमारे यहाँ योजना है, पर वो केंद्र सरकार की योजना है, जिसको कॉकलियर इम्प्लांट के भी नाम से जानते हैं। तो उसके लिए डिजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं, आप आवेदन करेंगे, वो भारत सरकार को जाएगा, प्रोसेस होगा, और उसमें पूरी तरीके से निःशुल्क रूप में इसका इलाज होगा और आपको लाभ मिलेगा। परंतु वो केंद्र सरकार की योजना है, आप संबंधित एडिप की योजना को पढ़ें, उसमें विशेष जानकारी मिलेगी।
रविशंकर कुमार जी का सवाल है, पेंशन जो है वो बेरोजगार विकलांग ही ले सकते हैं या अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो वो भी उसका लाभ ले? दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इसका जवाब दिया। अगर आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, किसी सेवा में हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, इसका मतलब आपकी जीविका चल रही है। पेंशन तो दिया जाता है कि आपका सर्वाइवल स्टेज पे न आए, और राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से करती है, केंद्र सरकार से इसमें मदद मिलती है। परंतु अगर आप चाहें तो आप उसके लिए आवेदन करें। एपीएल बीपीएल की आज के डेट में सीमा नहीं है, लेकिन ये आपके विवेक पे निर्भर करता है कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल मानते हैं खुद को। एक सवाल है रमेश कुमार जी का, कुटीर उद्योग लगाने के लिए विकलांग को बिहार सरकार से उद्योग विभाग से लोन जो दिया जाता है, क्या वो मिल सकता है? दोस्तों, जैसा कि मैं समझ रहा हूं आपने खुद ही इसमें उद्योग विभाग का नाम लिया है, तो ये मैं आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दे पाऊंगा कि उद्योग विभाग से मिल रहा है या नहीं। ये तो संबंधित विभाग से ही आप संपर्क करें तो बेहतर होगा। परंतु बिहार सरकार की एक योजना है, इसमें दिव्यांगजन आवेदन कर सकते हैं, और किसी तरह का आप अपना उद्यम करना चाहते हैं तो उसमें आपको इसके लिए ऋण मिल सकता है। राहुल कुमार जी का सवाल है, टोल फ्री, सॉरी वो पास ऑन हो गया। अगला सवाल है, टोल फ्री नंबर या ऐप बताइए। थोड़ी देर में मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूं दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय का भी जो नंबर है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं, और दूसरा राज्य आयुक्त निःशक्तता के कार्यालय का भी नंबर जो टोल फ्री है उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि आप चूंकि दिव्यांग हैं, आपको मोबिलिटी में या इस तरह की कोई भी एक्सेसिबिलिटी में ही मूल समस्या आती है, तो ऐसे में बेहतर होगा कि अपने निकट के प्रखंड में जो संबंधित प्रखंड है वहां से जानकारी लें, या फिर जो आपका जिला है वहां से लें। और इन दोनों स्तरों से अगर आपका काम का निष्पादन नहीं हो पाता है तो जरूर मुख्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और कोई सवाल है? एक फूलचंद जी का सवाल दिख रहा है, सर मुझे मोटरसाइकिल का जरूरत है, सर मुझे पढ़ने में बहुत कठिनाई हो रही है। लेकिन देखिए फूलचंद जी, जैसा आप खुद ही कह रहे हैं कि आपकी दिव्यांगता 40% है, तो इस योजना का लाभ ऐसे दिव्यांगजनों को दिया जा रहा है जिनकी दिव्यांगता 60% है। राज्य सरकार ने उचित समझा, इसलिए इस तरह के निर्णय लिए गए हैं। तो फिलहाल आप मोटराइज के लिए एलिजिबल नहीं है, परंतु आप तिपहिया साइकिल तो ले ही सकते हैं। अगला सवाल है राजू कुमार जी का, जो व्यक्ति जन्म से गूंगा है उसे विकलांग की श्रेणी में रखा जा सकता है? राजू जी, मैं तो जानना चाहूंगा कि आपकी क्या उम्र है, कि ये तो बहुत कॉमन सेंस का सवाल है। एक तो व्यक्ति जन्म से ही डीफ एंड डम है, तो वो स्वाभाविक रूप से दिव्यांगता की श्रेणी में आएगा। तो आप दिव्यांग होंगे, आपका सर्टिफिकेट भी बनेगा, और जो भी राज्य सरकार की संबंधित योजनाएं हैं उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। राजीव राज यादव जी का सवाल है, जो पारा स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उसके लिए क्या लाभ मिल सकता है, और उसको जैसे कितना लेना है तो बिहार गवर्नमेंट कितना हेल्प करती है? देखिए राजीव जी, थोड़ी देर पहले भी मैंने इस तरह के सवाल का जवाब दिया था। पूर्व में इस तरह की कार्य किए जा रहे थे जिसमें हम लोग खिलाड़ियों के लिए विशेष उपकरण वगैरह दे रहे थे, पर हमारे पास कोई नियमावली उपलब्ध नहीं थी। अब विभाग ने निर्णय लिया है कि हम एक स्पष्ट नियमावली बनाएंगे जिसके तहत जो भी योग्य होंगे हम उनको लाभान्वित करेंगे। तो ये नियमावली अपने अंतिम चरण में है फाइनलाइजेशन के, तो जल्द ही आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या आपने किसी और स्तर पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय किसी तरह का उस तरह काम किया है तो उसमें आपको इसका लाभ मिलेगा। अभ्युदय शरण का सवाल है, इज देयर एनी स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? अभ्युदय, देखिए स्कॉलरशिप जब भी होता है तो पढ़ाई के लिए होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं होता है। और दूसरा ये कि दिव्यांग छात्रों के लिए भी छात्रवृत्ति की योजना है जो वर्तमान में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। चूंकि डुप्लीकेशन न हो इसलिए वर्तमान में समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति का कार्य नहीं किया जा रहा है। और एक सवाल दिख रहा है सारा खान जी का, लोकोमोटर साइकिल का लाभ किनको मिला है? जैसा कि सवाल से ही स्पष्ट है, लोकोमोटर साइकिल का लाभ तो उन्हीं को मिल सकता है जो चलंत दिव्यांगजन है,
और जिनकी दिव्यांगता 60% है, और या तो वो पढ़ाई कर रहे हैं या स्वरोजगार कर रहे हैं। नेक्स्ट विजय कुमार शर्मा जी का सवाल है, लोन योजना के लिए कौन सा, आप दोबारा लिखें विजय जी, तभी ये सवाल स्पष्ट हो पाएगा। अजीत कुमार आजाद जी का सवाल है, समाज कल्याण विभाग में विकलांग लोगों को जॉब कैसे लगता है। देखिए, कहीं भी जॉब कैसे लगता है सरकार में, उसके लिए पेपर में ऐड आता है, उसके आलोक में आप आवेदन करते हैं और विहित प्रक्रिया होती है, उसके बाद ही किसी को सरकारी नौकरी लगती है। तो ये प्रक्रिया सब जगह है, समान है, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में, किसी विभाग विशेष के लिए नहीं है। पवन कुमार शाह जी का सवाल है, विवाह का 5 साल है, लाभ मिलेगा। पवन जी, आपका सवाल स्पष्ट नहीं है, कृपया दोबारा लिखें। नीचे कशिश चंचल जी का सवाल है कि यदि दुर्घटना में हाथ कट गया है, क्या कृत्रिम अंग मिलेगा। जरूर मिलेगा। अगर आपने कंसर्न पीएचसी से मतलब आपने आवेदन किया है दिव्यांगता प्रमाण पत्र पाने के लिए और कंसर्न पीएचसी से आपका जांच हो गया है, तो आपकी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बन जाएगी और तब उसका आपको लाभ मिलेगा। फूलचंद जी का सवाल दोबारा है, सर एक बात पूछना हूँ सर, लोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया, जो जिस संबंधित जिले से आप हैं वहाँ के सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को आप विहित प्रपत्र में भरकर संबंधित कागजातों के साथ संलग्न करके आप आवेदन देते हैं, तो सहायक निदेशक महोदय आपके यहाँ जाएंगे, जांच करेंगे कि आप उस आवास पे रहते हैं कि नहीं, आप स्वरोजगार करना चाह रहे हैं और आपके सारे कागजात सही हैं, तब वो कागजात को पटना भेजेंगे और इसके लिए निगम निर्धारित है, उस निगम में आपका आवेदन भेजा जाएगा, वहां से आपका लोन सैंक्शन होगा। अगला सवाल है दीपक का, आपका सवाल स्पष्ट नहीं है दीपक जी, कृपया दोबारा लिखें। दोस्तों, जैसा कि आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय में जो आपके लिए उपलब्ध है नंबर, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं बोल भी देता हूँ, स्क्रीन पे भी शायद संभवतः थोड़ी देर में डिस्प्ले हो जाए। नंबर आप सभी लोग नोट डाउन करें। चूंकि पटना है तो इसका कोड है 0612 और फोन नंबर है 22000125। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यालय का जो कार्यावधि है 9:30 से लेकर 6, इसी बीच में आप इस पे संपर्क करें, उसी बीच में लोग आप अपनी बात रख सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, यहाँ से आपको जवाब मिलेगा। अन्यथा सामान्यतः ऐसा होता है, मैं इसको अन्यथा नहीं लेता, कुछ दिव्यांगजन हो सकते हैं ऐसे जो ब्लाइंड की श्रेणी में हो और वो समय का उनको ध्यान नहीं रहता हो, तो कुछ लोगों का इस तरह के कॉल्स मिडनाइट भी आते हैं, तो वैसे में ये संभव नहीं होगा कि कार्यालय का दूरभाष को इसको अटेंड करे, तो कृपया इस कार्यावधि समय में ही कॉल करें। एक सवाल है रोहित जी का, डॉक्टर सर्टिफिकेट का परसेंटेज बढ़ाने के लिए पैसा मांगते हैं, इसकी शिकायत कहाँ करें। बहुत सारे मंच हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप कह रहे हैं परसेंटेज बढ़ाने के लिए, ये तो मांग आपकी तरफ से, डॉक्टर क्यों आपको परसेंटेज बढ़ाना चाहेंगे, वो तो जितनी आपकी दिव्यांगता होगी उतना जांच करके दे देंगे। लेकिन अगर आप इस तरह का दबाव डालेंगे कि मेरा इतना ही है, इसको आगे बढ़ा दिया जाए, तो इन अनफेयर मीन्स के लिए तो कोई जवाब नहीं है। और सवाल दिख रहा है, एक विकलांग पेंशन बढ़ेगा। दोस्तों देखिए, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक नीतिगत मामला है, राज्य सरकार अपने संसाधनों से सब कुछ करती है और राज्य के रेवेन्यू का सबसे बड़ा स्रोत है केंद्र का कंट्रीब्यूशन, बट उसके अलावे हमारे राज्य में बहुत कम स्रोत हैं जिनसे हमें आय आता है, तो राज्य सरकार अपने संसाधनों से आपको मदद करती है, चरणबद्ध तरीके से करती है। आज के डेट में मैं समझता हूँ, पूर्व के समय में हमारे पास राशि और बहुत छोटी हुआ करती थी, अब तो हम राज्य सरकार का बजट बहुत बढ़ गया है और ऐसे में राज्य सरकार अभी वर्तमान में आपको 400 रुपये दे रही है। जब राज्य सरकार को लगेगा कि आपकी राशि बढ़ाई जानी अपरिहार्य है, तो मैं समझता हूँ राज्य सरकार जरूर इस पर निर्णय लेगी कि अपने सीमित संसाधनों से कैसे उसको आपको ज्यादा लाभान्वित कर सके। रोहित जी का सवाल मैंने थोड़ी देर पहले ले ही लिया है, तो ये रिपीटिशन होगा। मोहम्मद रिशाद जी का सवाल है, विकलांग को आवास योजना का लाभ मिल सकता है या नहीं। देखिए,
अगर ये ग्राम आवास योजना जो है ग्रामीण विकास विभाग का मामला जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो वहाँ आप मिले, संपर्क करें, इस योजना का लाभ भी मिलेगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें दिव्यांगता के आधार पे भी कुछ न कुछ आपको लाभ मिलेगा, तो वहाँ संपर्क करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। दीपक राज जी का सवाल है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यक्तिगत बात ना लिखें, अगर आप प्रश्न पे फोकस करेंगे तो बेहतर होगा। मोहम्मद इरशाद जी का सवाल है विकलांग को आवास योजना, अभी मैंने जवाब दे ही दिया। पवन कुमार जी का है कि मेरी शादी का 5 ईयर हो गया है, लाभ मिल सकता है। पवन जी, इनफैक्ट आपका सवाल पूरा नहीं है, परंतु जो मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद आप दिव्यांगजन की जो शादी से संबंधित योजना है उसके लाभ के बारे में शायद आप पूछ रहे हैं। तो अगर आप दिव्यांग हैं और आपने शादी की है तो आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन आपने संबंधित जिले में जाकर, प्रखंड में जाके आप विहित प्रपत्र में इसका आवेदन करें और जो आवश्यक कागजात है उसको संलग्न करें तो लाभ मिलेगा। परंतु इसमें आपका शादी का जो भी प्रमाण पत्र है वो जरूरी है। रोहित जी का सवाल है, इसको भी मैंने पूर्व में जवाब दे दिया है, परसेंटेज बढ़ाने वाली बात, इसका कोई औचित्य नहीं है। सामान्यतः ये आवेदक के ही तरफ से हो सकता है, मैं नहीं समझता कि कोई चिकित्सक आपको बढ़ाने के लिए सजेस्ट करेंगे। रोहित जी का अगला सवाल है, तो मैंने अभी आप निदेशालय का नंबर आप लोगों के बीच रख ही दिया, यही नंबर है। इस पे आप जो निदेशालय का कार्य अवधि है 9:30 से लेकर शाम के 6 बजे तक, इस बीच में आप संपर्क कर सकते हैं। और कोई नेक्स्ट अगर सवाल हो तो। दोस्तों, जैसा मैं देख पा रहा हूं तो यहाँ पे और कोई सवाल प्रश्न नहीं रह गया है। अगर कोई हो तो जल्दी से आप कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप लोग को फिर से ज़रूरत पड़ी और विभाग का निर्देश हुआ तो मैं आप लोगों के बीच ज़रूर आऊँगा दोबारा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों के प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि जो भी मैं आज कंट्रीब्यूट कर पाया आपके अवेयरनेस के लिए, योजनाओं से संबंधित लाभ लेने के लिए, तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से आपको ग्रेटिट्यूड पे करता हूँ। और राज्य सरकार से संबंधित, विभाग से संबंधित जितनी जानकारियां हैं आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं, उस पर सब कुछ दिया हुआ है। संबंधित डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे बड़ा वो स्रोत होगा। परंतु इसके अलावा आप फ्री हैं, कभी भी कॉल करके बात कर सकते हैं। तो धन्यवाद हमारी तरफ से, विभाग की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से।